हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की बुक्स मैं पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है। क्लास 7th की बुक के 4 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं। आज 5वां और 6वां लेसन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा रीड मेंस का, और आपके फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास समय इंतजार करने का नहीं है, बल्कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है राजस्थान में व्यापार, 5वां अध्याय है। और जो व्यापार राजस्थान में किए जाते हैं, कृषि आधारित बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, और जो राजस्थान में जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उन सब के बारे में इस लेसन में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है राजस्थान के आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे राज्य में इन उद्योगों की स्थिति एवं औद्योगिक उत्पादों के आयात निर्यात से संबंधित जानकारी आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। यानी जो वस्तुएं यहाँ पर बनाई जाती हैं वो दूसरे राज्यों में भेजी जाती हैं, और अन्य राज्यों से वस्तुएं मंगाई भी जाती हैं। तो इन सब के बारे में इस लेसन में बताया गया है। सबसे पहले लिखा है कृषि आधारित उद्योग। तो चलिए पढ़ लेते हैं कृषि आधारित उद्योगों के बारे में। लिखा है राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों में मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग तथा चीनी या शक्कर उद्योग सम्मिलित है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, और ये आपको याद भी रखना है। आगे लिखा है इसके लिए कपास की खेती की जाती है। जब कपास पक जाते हैं तो उसे बीज से अलग कर रोएं निकाल लिए जाते हैं। रुई की छोटी छोटी गुच्छी बनाकर चरखे पर काती जाती हैं, जिससे सूत के धागे प्राप्त होते हैं। इन धागों को रंग कर ताने बनाए जाते हैं। फिर ताने को खड्डी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। बड़े उद्योगों में इसका उत्पादन मशीनों से बड़े स्तर पर किया जाता है। तो कपास की खेती की जाती है, और उसी से हमें कपास यानी कि रुई, जिसे कॉटन कहते हैं, वो प्राप्त होता है। फिर उसे धागों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, और फिर इन धागों को रंग कर ताने बनाए जाते हैं। ताने को खड्डी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। और जो बड़े उद्योग हैं वहां पर ये सभी काम मशीनों द्वारा किए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में 1889 में की गई थी, और ये आपको याद भी रखना है, क्योंकि ये प्रश्न रीट में पूछा जा चुका है, तो फिर से मेंस में भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए याद रखिएगा। तो राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, तो ये आप याद रखना। और इसकी स्थापना ब्यावर में की गई थी वर्ष 1889 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित हैं। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखना, टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। आगे लिखा है दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी का है। अधिकांशतः चीनी मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के पास स्थापित की जाती हैं, क्योंकि जो चीनी है वह गन्ने से ही तो बनाई जाती है। तो जहां पर गन्ना उत्पादन क्षेत्र है, तो अधिकांश ये जो मिलें हैं वहीं पर स्थापित की जाती हैं, जिससे कच्चा माल उपलब्ध होने में समय व धन दोनों की बचत हो जाती है। इन मिलों में गन्ने के रस द्वारा वृहद स्तर पर शक्कर निर्माण का कार्य किया जाता है। तो ये थे कृषि आधारित बड़े उद्योग। अब लिखा है कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योग मुख्यतः खाद्य तेल, गुड़, खांडसारी एवं दाल उद्योग है। खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर,
तथा पाली जिले में है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। तिलहन यानी कि जिन फसलों से तेल प्राप्त होता है। आगे लिखा है, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का भी कार्य करता है। इनमें सूती, खादी, सिल्क, घानी तेल, गुड़, खांडसारी, शहद आदि से संबंधित उद्योग कृषि आधारित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु इन उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है एवं सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए इन उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है ताकि जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार मिल सके। अब लिखा है आयात और निर्यात के बारे में, यानी कि जो वस्तुएं दूसरे राज्यों से मंगाई जाती हैं और जो राजस्थान से अन्य राज्यों में भेजी जाती हैं, उन वस्तुओं के बारे में जानेंगे। तो लिखा है प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों में होता है। इनके उत्पादन हेतु विशेष प्राकृतिक संसाधनों व अन्य संसाधनों व कई बार विशेष तकनीकी की भी आवश्यकता होती है जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो, यह जरूरी नहीं। अब राजस्थान को ही देख लीजिए, शुष्क इलाका है, रेगिस्तान है यहाँ पर, तो यहाँ हर चीज उत्पादित नहीं हो सकती। लेकिन कई ऐसी वस्तुएं भी हैं जो यहाँ पर उत्पादित होती हैं लेकिन अन्य राज्यों में नहीं होती हैं, यही बताया जा रहा है। लिखा है अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुतायत में होता है उसे अन्य स्थानों पर बेचा जाता है एवं जिन वस्तुओं का उत्पादन कम होता है उसे अन्य स्थानों से खरीदा जाता है। इस प्रकार वस्तुओं का विनिमय व्यापार कहलाता है। अतः कहा जा सकता है कि अन्य देश या राज्य से वस्तुओं को मंगवाना आयात कहलाता है एवं वस्तुओं को अन्य देश या राज्य में भेजना निर्यात कहलाता है। तो ये याद रखिएगा आयात और निर्यात में अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे राज्य में जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं, चाहे वो कृषि उत्पाद हो, वनोत्पाद हो या औद्योगिक उत्पादन, राज्य में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती हैं। जब व्यापार एक राज्य का अन्य राज्य से होता है तो यह अंतरराज्यीय व्यापार कहलाता है। जब व्यापार एक देश का अन्य देश के साथ होता है तो इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार हो रहा है, अंतरराज्यीय व्यापार कहलाता है, और एक देश से दूसरे देश में हो रहा है तो वह अंतरराष्ट्रीय कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरसों, ग्वार एवं अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन के उत्पादन में अग्रणी है। ये आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो ये सब चीजें एक राज्य से यानी राजस्थान से अन्य राज्यों में भेजी जाती हैं। जीरा व मोटे अनाज, सोयाबीन, दालों तथा तिलहन, सब्जियों, लहसुन, संतरे व दुग्ध उत्पादन में भी राज्य का प्रमुख योगदान है। इनमें से कई वस्तुओं को इसी रूप में व कुछ को प्रसंस्कृत रूप में राज्य से बाहर भेजा जाता है। फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद का प्रसंस्करण किया जाता है जिसे आप पैकेट बंद भोजन, पेय पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं। तो कुछ तो ऐसी ही भेज दी जाती हैं, जैसी उत्पादित होती हैं वैसी ही भेज दी जाती हैं, लेकिन कुछ को प्रसंस्कृत रूप में राज्य से बाहर भेजा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में मुख्य रूप से ज्वार एवं बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर और पत्थर, बांस, सरसों का तेल, निर्मित सूत राजस्थान से निर्यात किए जाते हैं, यानी कि दूसरे राज्यों में भेजे जाते हैं इन सब चीजों को, क्योंकि ये वहां पर अधिक मात्रा में पैदा होती हैं। आगे लिखा है इन वस्तुओं का राजस्थान शुद्ध रूप से आपूर्ति करता है, जबकि चावल, मिट्टी के तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनरी, परिवहन उपकरणों आदि का आयात किया जाता है, यानी कि दूसरे राज्यों से मंगाया जाता है। तो इन्हें भी याद रखना है आपको। चावल, मिट्टी का तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनरी और परिवहन उपकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से कई वस्तुएं दूसरे देशों को भी निर्यात की जाती हैं। इनमें मुख्य रूप से कपड़ा, जवाहरात एवं आभूषण, संगमरमर पत्थर,
ग्रेनाइट तथा अभ्रक पत्थर की वस्तुएं, ऊन एवं ऊनी कपड़े, रासायनिक व संबद्ध उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़ा एवं चर्म उत्पाद, तैयार वस्त्र, अभियांत्रिकी, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, दरियां, कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित है। तो इनके नाम याद रखिएगा। तैयार वस्त्र से मतलब ये है जो रेडीमेड वस्त्र होते हैं वो होते हैं तैयार वस्त्र, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। और चमड़ा उत्पाद भी यहाँ से दूसरे देशों में भेजे जाते हैं। आगे लिखा है, इन सबके आप नाम याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। आगे लिखा है, राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी है तथा यहाँ निर्यात की कई संभावनाएं हैं, इसलिए सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं लागू की हैं। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत श्रेष्ठ 35 निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। चित्र में कालीन देख सकते हैं और ये लकड़ी की वस्तुएं देख सकते हैं और यहाँ पर आभूषण देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया है, जो राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि उत्पादों की निर्यात संभावनाओं को तलाश कर उन अवसरों का लाभ उठाने के प्रावधान करती है। यह नीति राज्य में कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु व्यवसायियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो इसीलिए ये नीतियां सरकार द्वारा बनाई जाती हैं ताकि जो लोग हैं यानी कि जो कृषि उत्पाद के निर्यात कर रहे हैं उन व्यवसायियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दावली दी गई है। आयात क्या है? वस्तुओं को अन्य देश या राज्य से खरीदना। निर्यात क्या है? वस्तुओं को अन्य देश या राज्य में बेचना। प्रसंस्करण, कृषि उत्पादों को खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया। 2 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सा बड़े उद्योगों की श्रेणी में आता है? तो सूती वस्त्र उद्योग बड़े उद्योगों की श्रेणी में आता है। कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती यानी कि दूसरे राज्य में नहीं भेजी जाती? तो वह है पेट्रोल। तो ये लेसन यहीं पर होता है समाप्त। चलिए अगले लेसन को भी इसी वीडियो में कंप्लीट करना है। तो अध्याय 6 है राजस्थान के प्रमुख शासक। बहुत ही अच्छा लेसन है और इससे कई प्रश्न बनते हैं। इसमें राजस्थान के प्रमुख शासकों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, टोंक जिले के सोहला गांव की सुमन एवं सभावना जयपुर घूम कर आई। आने पर उन्होंने अपने अध्यापक जी से कहा, गुरुजी, हमने जयपुर में जंतर मंतर देखा, बहुत सुंदर है। वहां हमें बताया गया कि उसे सवाई जयसिंह ने बनवाया था। जयसिंह एक महान निर्माता थे। यह सुनकर पास खड़ा बलवंत बोला, पिछले साल मैं भी चित्तौड़गढ़ घूमने गया, तब वहां मैंने विजय स्तंभ देखा जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। वहां लोग कह रहे थे कि कुंभा महान और वीर शासक थे। बच्चों की बातें सुनकर गुरुजी बोले, देखो बच्चों, राजस्थान में कई शासक हुए हैं जिन्हें हम वीर और महान कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ऐसे ही कुछ शासकों के बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले लिखा है पृथ्वीराज चौहान। यहाँ चित्र में आप एक मूर्ति देख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान की। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, भारत में सल्तनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा। उनके पिता का नाम सोमेश्वर एवं माता का नाम कर्पूर देवी था और ये आपको याद भी रखना है। जब पृथ्वीराज अल्पायु थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई, यानी कि छोटी ही उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में माता कर्पूर देवी ने संरक्षिका के रूप में शासन का भार संभाला, किंतु निकट के संबंधियों ने इसका लाभ उठाना चाहा। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया। तो जब ये छोटे थे तो शासन का भार इनकी माता को संभालना पड़ा क्योंकि इनके पिता की मृत्यु
छोटी आयु में ही हो गई थी। ये छोटे थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो माता ने शासन का भार संभाला, लेकिन जो निकट संबंधी थे उन्होंने क्या सोचा कि इसका लाभ उठाया जाए, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और ये छोटे थे। फिर जब ये शासक बने तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अपनी आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया और उसे सुधारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक, वीर एवं साहसी योद्धा व सेना नायक आदि गुण विद्यमान थे। विद्या अनुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति गौड़, बागीश्वर जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद बरदाई व पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना कवि चंद बरदाई द्वारा की गई है और ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कई परीक्षाओं में। तो ये आपको याद रखना है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है, कवि चंद बरदाई ने। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने जान लिया। अब लिखा है महाराणा कुंभा के बारे में। लिखा है सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। आगे लिखा है शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री प्रमुख थी। आगे बढ़ते हैं। महाराणा कुंभा की व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी और ये तीनों ही याद रखिए, कटार, कलम और कला। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित हैं और ये आपको याद रखना है। जो 84 दुर्ग हैं उनमें से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा बनवाए गए हैं। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है और ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया है, तो महाराणा कुंभा ने। कुंभा महान संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध सबसे प्रमुख है। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की व चंडी शतक की टीका भी लिखी। तो ये आपको याद रखना है। महाराणा कुंभा ने महाराजाधिराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियां भी धारण कर रखी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ये विजय स्तंभ आप इस चित्र में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है महाराणा सांगा के बारे में। पंद्रह सौ 9 से 1528 ये सन सभी में लिखा हुआ है। जब से लेकर कब से कब तक शासन किया है ये लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं, सबके में लिखा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192 ईस्वी और महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी और महाराणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी। इस चित्र में आप महाराणा सांगा को देख भी सकते हैं। लिखा है राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था और ये याद रखिएगा। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छत्र के नीचे लाए। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। इनके शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मालदेव 1532 से 1562।
लिखा है मालदेव राठौड़ वंश के राव सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ यानी कि सबसे बड़े। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी व महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है, तो ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है उन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। तो अपने काल में इन्होंने 52 यानी 52 युद्ध किए, ये आपको याद रखना है। और छोटे बड़े सभी परगने मिलाकर 58 परगनों पर इनका अधिकार भी रहा है। आगे लिखा है सर्वप्रथम भादरा जून को जीता। इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया। तो ये दुर्ग याद रखिएगा। आगे लिखा है 1562 ईस्वी में मालदेव का देहांत हो गया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक यानी कि ताकतवर नाम से पुकारा। हसमत वाला शासक का मतलब क्या है? ताकतवर शासक। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी। लिखा है महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनके पिता का नाम याद रखिएगा। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। तो ये भी याद रखिएगा, इनका जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। इनकी माता का नाम जयवंता बाई था। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ। शासन ग्रहण करते ही उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमाल का रूठ कर अकबर की शरण में जाना आदि। तो ये सब कठिनाइयों का सामना इन्होंने किया। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। आगे लिखा है महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई। उन्होंने मानवाधिकारों का हमेशा पोषण किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला योद्धा बना दिया। अब इनके घोड़े का नाम याद रखिएगा, चेतक। और इनके हाथी का नाम था राम प्रसाद। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इनका घोड़ा था चेतक और इनका हाथी था राम प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप इस चित्र में महाराणा प्रताप को देख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराजा राय सिंह। लिखा है बीकानेर के राव कल्याण मल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। 1574 ईस्वी में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया। तो ये याद रखिएगा, गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिण भारत के जो अभियान थे उनमें ये सफल रहे। आगे लिखा है ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण उन्हें राजपूताने का कर्ण भी कहते हैं। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है, तो महाराजा राय सिंह को। आगे लिखा है राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। विद्यानुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। तो ये ग्रंथ भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667। लिखा है कछवाहा वंश के जय सिंह 1621 ईस्वी में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। जय सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया।
तो ये आपको याद रखना है। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया, तो शाहजहां ने। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने जय सिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। मिर्जा राजा जय सिंह वीर सेना नायक और कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जय सिंह के राज कवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की। जय सिंह के अन्य दरबारी कवि राम कवि ने जय सिंह चरित्र की रचना की। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। बिहारी सतसई की रचना बिहारी ने की है और राम कवि ने जय सिंह चरित्र की रचना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है महाराजा जसवंत सिंह 1638 से 1678 ईस्वी। लिखा है जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 में बुरहानपुर में हुआ। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। तो ये भी आपको याद रखना है। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना यानी कि शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जय सिंह के कहने पर उन्होंने दौराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषाभूषण, प्रबोध, चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। तो ये ग्रंथ भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। यहाँ लिखा है कि मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना, तो शाही सेना थी जो शाहजहां की सेना थी वह शाही सेना थी, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है शाहजहां। जब उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, मुगल उत्तराधिकार का, तब जसवंत सिंह ने पहले शाही सेना का साथ दिया, लेकिन बाद में औरंगजेब का साथ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है महाराजा राज सिंह प्रथम 1652 से 1680 ईस्वी। लिखा है 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उसका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन नाथ यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर आए गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी। सिंहार यानी नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरौली राजसमंद में स्थापित कर वहां मंदिर बनवाया। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर और अनेक जल स्रोत बनवाए। कांकरौली में राजसमंद झील बनवाई जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया है और यही आपको याद भी रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। 25 शिलाओं पर इसे खुदवाया गया है, तो ये देश का सबसे बड़ा शिलालेख है, ये आपको याद रखना है। और ये किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सवाई जय सिंह 1699 से 1743 ईस्वी। जय सिंह का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अल्पायु में 1699 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। सवाई जय सिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों, मुगल राजनीति व मालवा में पठारों के प्रसार को रोकने में पूरा हुआ। औरंगजेब ने जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की और ये आपको याद भी रखना है। राजस्थान के इतिहास में सवाई जय सिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता, नक्षत्र एवं गणित विद्या के ज्ञाता के रूप में की जाती है। कछवाहा राजवंश के सवाई जय सिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया और ये आपको याद भी रखना है। आगे लिखा है सवाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया,
जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीज ए मोहम्मद शाही रखा। आगे लिखा है, सवाई जयसिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया और ये स्वयं जयसिंह ने ही लिखा है, ये भी याद रखिएगा। आगे लिखा है, ज्योतिष यंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए, जिनमें सिद्धांत, सम्राट, यंत्र राज आदि प्रमुख हैं। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नाम से 5 वेधशालाएं बनवाईं और ये वेधशालाएं कहाँ कहाँ पर हैं? जयपुर में है, दिल्ली में है, मथुरा, बनारस और उज्जैन। ये शहर आपको याद रखने हैं। जो जंतर मंतर नाम से 5 वेधशालाएं बनवाई गई हैं, किसने बनवाई हैं? सवाई जयसिंह ने। और कहाँ कहाँ पर? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण अपना राजपाट इन्हें सौंपा था। जब मुगल साम्राज्य एवं अन्य राज्य अवनति की ओर जा रहे थे, तब मुगलों, मराठों और राजपूतों से संगठन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया एवं गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुखनगर इलाके जीत लिए। आगे लिखा है, सूरजमल वीर सेना नायक, चतुर कूटनीतिज्ञ एवं कला प्रेमी के साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। कला मर्मज्ञ के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले व महल बनवाए। इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर सूदन, अखेराम गर्ग जैसे विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो राजस्थान के शासकों के बारे में आप लोगों ने इस लेसन में जाना है। जहां जहां से भी प्रश्न बन सकते हैं वहां मैंने आपको बता दिया है। चलिए शब्दावली पढ़ लेते हैं। विद्यानुरागी, विद्या में अत्यधिक रुचि रखने वाला। मर्मज्ञ यानी ज्ञानी। अवनति यानी कि पतन। 2 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। राजपूताने का कर्ण कहा जाता है और दूसरा है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग देंगे। आपने पूरा लेसन मैंने आपको पढ़ा दिया है। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है मैंने आपको बताया था। जहाँ पर बताया था वहाँ अंडरलाइन भी की थी। और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया किसने करवाया? आप लोग कमेंट में इनके आंसर देंगे और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के आंसर भी आपको बताऊं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।